नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम प्लस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीपी, यूपीएसआई, जेल वार्डन, यूपी ट्रिपल एससी, डीएसएस, एसबी, एसएससी, जीडी, यूपी टेट एवं सी टेट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद हैं 5, 9, 8 या फिर 7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला है विधिवाचक वाक्य, दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, तीसरा है आज्ञावाचक वाक्य, चौथा है प्रश्नवाचक वाक्य, पांचवा होता है विस्मयवाचक वाक्य, छठवां होता है संदेहवाचक वाक्य, सातवां होता है इच्छावाचक वाक्य, आठवां और अंतिम होता है संकेतवाचक। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है, संस्कृत भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तन नहीं होता है वे शब्द कहलाते हैं तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, कठिन शब्द या फिर सरल शब्द। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तत्सम शब्द। संस्कृत भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तन नहीं होता है उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है, तथा ऐसे शब्द जो किसी अन्य भाषा से हिंदी भाषा में आते आते अपने स्वरूप में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, आधे अधूरे किस विधा की रचना है। आधे अधूरे किस विधा की रचना है। पहला ऑप्शन दिया गया है नाटक, दूसरे में दिया गया कहानी, तीसरा उपन्यास और चौथे में दिया गया है एकांकी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाटक। आधे अधूरे नाटक है जिसके रचनाकार मोहन राकेश है, यानी कि आधे अधूरे मोहन राकेश का नाटक है। मोहन राकेश का नाटक है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया गया है, प्रयोग की दृष्टि से समास के कितने भेद किए जा सकते हैं। प्रयोग की दृष्टि से समास के भेद 5, 3, 6 या फिर 7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। प्रयोग की दृष्टि से समास के 3 भेद होते हैं। पहला होता है संयोग मूलक समास, दूसरा होता है आश्रय मूलक समास और तीसरा होता है वर्णन मूलक समास। प्रयोग की दृष्टि से समास के कितने भेद हैं? 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, उषा उदास आती है इसमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। मानवीकरण, उपमा, यमक या फिर विभावना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला वाला मानवीकरण। मानवीकरण सही हो जाएगा। जहां कविता में मानव, प्राकृतिक, पशु पक्षी या निर्जीव पदार्थ के मानवीय गुणों या क्रियाकलापों का आरोपण होता है वहां पे मानवीय अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, छात्र स्कूल गए थे इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा रूप है। पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, सामान्य भूतकाल या फिर अपूर्ण भूतकाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्ण भूतकाल। छात्र स्कूल गए थे में पूर्ण भूतकाल का प्रयोग हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, उत्साह वास्तव में ब्लैंक और ब्लैंक की मिलीजुली अनुभूति है। दिए गए विकल्पों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कर्म, कर्तव्य, धर्म, अधर्म, कर्म फल या फिर फल कर्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्म फल। वास्तव में उत्साह कर्म और फल की मिलीजुली अनुभूति है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, पुल्लिंग परिवर्तन का सही रूप चुनिए। साम्राज्ञी, सम्राट, ठाकुराइन, ठाकुर, कवयित्री, कवि, रानी और राज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला वाला साम्राज्ञी, सम्राट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है 3 में और न 13 में मुहावरे का अर्थ है। 3 में और न 13 में मुहावरे का अर्थ है महत्वहीन, अनावश्यक, तुच्छ, बुरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महत्वहीन। 3 में और न 13 में मुहावरे का अर्थ होता है महत्वहीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है इनमें से नागार्जुन द्वारा रचित रचना कौन सी नहीं है। हमको बताना है इनमें से कौन सी नागार्जुन द्वारा रचित रचना नहीं है। पहला दिया गया है तुमने कहा था, यह नागार्जुन द्वारा रचित रचना है। दूसरा कहा गया है पुरानी जूतियों का कोरम, ये भी नागार्जुन की रचना है। तीसरा दिया गया है बादल को घिरते देखा, ये भी नागार्जुन की रचना है। और चौथा दिया गया है मैं उस जनपद का कवि हूँ, यह नागार्जुन की रचना नहीं है। किसकी रचना है? त्रिलोचन की, त्रिलोचन शास्त्री, त्रिलोचन शास्त्री की रचना है। जिसको 1981 में प्रकाशित किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मैं उस जनपद का कवि हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है बहुवचन का कौन सा विकल्प अनुचित है? विधियां, रीतियां, रीतियां, नीतियां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रीतियां, ये अनुचित है, बाकी सब उचित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है तब तो बहता समय शिला सा जम जाएगा, तब तो बहता समय शिला सा जम जाएगा। इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार या फिर उपमा अलंकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपमा अलंकार। इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे, कल सुनना मुझे किसकी कृति है? श्रीलाल शुक्ल की, यशपाल की, धूमिल की या फिर भीष्म साहनी की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धूमिल। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया। यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है? आकर्मक क्रिया, अज्ञार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया या फिर प्रेरणार्थक क्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है नृप दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का समानार्थी शब्द है? त्रिलोचन, रुद्र, भूदेव, महादेव, भूप, महीप या फिर नलिन या राजीव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूप महीप। नृप मतलब होता है राजा, नृप मतलब होता है राजा, और राजा की पर्यायवाची शब्द होते हैं भूप और महीप। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है निम्नलिखित भारत रत्न विभूषित कवि कौन से हैं? भारत रत्न से विभूषित कवि कौन से हैं? पहला में दिया गया सुभद्रा कुमारी चौहान, दूसरा दिया गया गुलजार, प्रदीप या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इन तीनों कवियों में से किसी को भी भारत रत्न पुरस्कार से पुरस्कृत नहीं किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 फिलिंग द ब्लैंक्स है। इसमें दिया गया है उन्होंने अपने ज्ञान को स्वयं तक डैश दिया गया है नहीं रखा, बल्कि ज्ञान को चाणक्य की नीति में लिखकर डैश आने वाली पीढ़ियों को भी दिया। दिए गए विकल्पों से रिक्त स्थानों के लिए सही शब्द का चयन करके प्रस्तुत वाक्य पूर्ण कीजिए। तो इसका ऑप्शन दिया गया है सीमित, भविष्य, नियत, अपने, आगे, छुपा, आगे की और छुपा, और चौथा ऑप्शन दिया गया सीमित और उनकी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला वाला भविष्य और सीमित। यानी कि उन्होंने अपने ज्ञान को स्वयं तक सीमित नहीं रखा, स्वयं तक सीमित नहीं रखा, बल्कि ज्ञान को चाणक्य की नीति में लिखकर भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को भी दिया। ये इसका सही हो जाएगा। अगला है प्रत्येक फिलिंग द ब्लैंक्स सिखाता है कि आपस में से रहो। इसमें भी रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ऑप्शन दिए गए हैं धर्म, भाईचारे, व्यक्ति स्वार्थ, समाज, मित्रता, मिलजुल, व्यक्ति और मिलजुल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धर्म और भाईचारे, पहला वाला
सही हो जाएगा। प्रत्येक धर्म सिखाता है कि आपस में भाईचारे से रहो। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है गुण के विपरीत नाम। गुण के विपरीत नाम, इसके अर्थ को दर्शाती उपयुक्त लोकोक्ति का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आंख का अंधा नाम नयन सुख ऑप्शन में दिया गया है पहला। दूसरा ऑप्शन दिया गया है अपना हाथ जगन्नाथ। तीसरा ऑप्शन दिया गया आंख के अंधे गांठ के पूरे। चौथा ऑप्शन दिया गया अंधों में काना राजा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला वाला, आंख का अंधा नाम नयन सुख। ये इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है इनमें से कौन सा विकल्प असंगत है? पत्थर धन इला उप धन हार हरि धन याली और अभिधन यान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी वाला हरिधन याली। हरिधन याली ये गलत हो जाएगा, इस बाकी सब सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा असंगत कौन सा हो जाएगा? तीसरा वाला। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है बीड़ा उठाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? सोच लेना, पूरा करना, संकल्प लेना, संभाल लेना। इसका सही आंसर हो जाएगा संकल्प लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है पूर्णवर्ती का विलोम शब्द क्या होगा? पूर्णवर्ती का विलोम शब्द पूछा गया है। परवर्त, पूर्ववर्त, परवर्ती, पूर्वज। इसका सही आंसर हो जाएगा परवर्ती। तीसरा वाला सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है निम्नलिखित में से विभक्ति संबंधी त्रुटि वाला वाक्य पहचानिए। विभक्ति संबंधी त्रुटि बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं राधा बाजार जाती है, राम घर जाता है, रामा घर को जाती है, राधिका पुस्तक पढ़ रही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामा घर को जाती है। यहाँ पे को नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ लिखा होता रामा घर जाती है तो ये ऑप्शन सही हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पहला दिया गया है कल तुमको कहाँ जाना है। दूसरा दिया गया है जिसे देखो वह व्यस्त है। तीसरा है हमें किसी से कुछ नहीं कहना। और चौथा दिया गया है मुझे वही सामान लेना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, कल तुमको कहाँ जाना है। इसका सही होगा तुमको कल कहाँ जाना है। तुमको कल कहाँ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण या फिर गुणवाचक विशेषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसका सही आंसर हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है पघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? रांची, जबलपुर, जोधपुर, सिलीगुड़ी। इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा वाला जबलपुर। बघेली बोली जबलपुर में बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है दिए गए विकल्पों में से उत्कंठा के समानार्थी शब्द कौन है? उत्सुकता, अभिलाषा, हर्ष, प्रमोद या फिर कौतूहल, कौतुक या चौथा ऑप्शन दिया गया है विराम, विलंब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्सुकता, अभिलाषा। सही हो जाएगा उत्सुकता और अभिलाषा। .
क्वेश्चन 28 में दिया गया है निम्नलिखित विकल्पों में से संदेह अलंकार का उदाहरण कौन सा है। बताना है संदेह अलंकार का उदाहरण कौन सा। एक रम्य उपवन था नंदन वंशा सुंदर, मानव घर घर ना हो कोई चिड़िया घर हो, रतिरम रमणीय मूर्ति राधा की, या काया है या शेष उसी की छाया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह काया है या शेष उसी की छाया है, या संदेह अलंकार का उदाहरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है अनुचित विकल्प जोड़ा कौन सा है। अनुराग, विराग, उन्नत, उन्नति, कटु, मधुर, अल्पज्ञ, बहुज्ञ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी वाला, दूसरा वाला उन्नत और उन्नति। बाकी सब एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, लेकिन यह इसमें ऐसा नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया है जिसका दमन न किया जा सके वह डैश कहलाता है। अदम्य, दम्य, दामिनी, कृतज्ञ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अदम्य। जिसका दमन ना किया जा सके उसे अदम्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। बूंद बूंद ते घट भरे, आगे डैश दिया गया है। सही विकल्प का चयन करके लोकोक्ति को पूरा कीजिए। घट भरे सो खाली हो, टपकट हीटो हो, घट हीतो हो, या फिर घट भरे सो टपकट जाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा वाला टपकत हीतो। इसका सही आंसर हो जाएगा टपकत हीतो होए। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया गया है गायिका शब्द का बहुवचन पूछा गया है, कौन सा होगा। गायिकाएं, गायिकाएं, गायक, या फिर गायिकाओं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला वाला गायिकाएं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया गया है मुंशी प्रेमचंद किस पत्रिका के संपादक रहे हैं। सुधा, वर्षा, सरस्वती, प्रताप, या फिर हंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हंस। मुंशी प्रेमचंद हंस पत्रिका के संपादक थे। प्रताप पत्रिका के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी थे। प्रताप पत्रिका कानपुर से प्रकाशित की जाती थी। कहाँ से प्रकाशित की जाती थी? कानपुर से। सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 में दिया गया है नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है। रण, युद्ध, रण, संग्राम, समर, मत्स्य, मछली, मीन, मकर, सहचर, संगी, साथी, दोस्त, बादल, मेघ, वायु, समीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बादल, मेघ, वायु, समीर। इसमें पहला, दूसरा, ये वाला, दूसरा और तीसरा तीनों समानार्थी शब्द हैं, लेकिन इसमें बादल, मेघ तो समानार्थी हैं बादल के, लेकिन वायु और समीर वायु के पर्यायवाची हैं। दोनों अलग अलग हो जा रहा है, इसलिए इसमें सही विकल्प हो जाएगा डी वाला। 34 नंबर क्वेश्चन नंबर 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण है। ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान, ये है सरस ओस की बूंदें या है मंजुल मोती, वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन। या चौथा दिया गया है एक रम्य उपवन था नंदन वंशा सुंदर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान। क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया है इनमें से कौन से रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। बुनी हुई रस्सी, या फिर यामा, या फिर उर्वशी, या फिर चिदम्बरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला वाला बुनी हुई रस्सी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया। यामा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, यह महादेवी वर्मा की रचना है, महादेवी
वर्मा की रचना है। और उर्वशी को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। चितंबरा भी सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, इसको भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, सुमित्रा नंदन पंत। देखिए क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है, पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? पुजारिन, पुजाराइन, पुजारिन या पुजारिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा वाला, पुजारिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 हो गया। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया गया है, सतर्कता का समानार्थी शब्द क्या है? उचित, समझदारी, मुस्तैदी या फिर सार्थकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुस्तैदी। सतर्कता का समानार्थी शब्द होता है मुस्तैदी। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 में दिया गया है, काफूर होना मुहावरे का अर्थ है? बड़ा काम करना, गद्दार होना, भाग जाना, कलंकित होना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काफूर होना का मुहावरे का अर्थ होता है भाग जाना। चलिए 40 नंबर लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, रेहन पर रघु किस लेखक की रचना है? काशीनाथ सिंह, गोविंद मिश्र, मैत्रेय पुष्पा, दूधनाथ सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन वाला पहला वाला, काशीनाथ सिंह। रेहन पर रघु के लेखक हैं काशीनाथ सिंह। हिंदी के टॉप 40 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। आप इसका रिवीजन कर सकते हैं।